मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि ये सैलरी का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग चैप्टर का नाम दिया गया है। आप हेडिंग देख सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, और नीचे लिखा हुआ है रिटायरमेंट। यानी कि ये वो इनकम्स होंगे या ये वो पैसा होगा जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा, या रिटायरमेंट के से पहले अगर डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉई को तब मिलेगा, एम्प्लॉई के घर वालों को या एम्प्लॉई के जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें, राइट। तो हम बात करेंगे उन सारे अमाउंट्स की, उन सारे आइटम्स की जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले है ग्रेचुटी। इसका नाम कई बार हमारे मेन चैप्टर में आया है। उसके अलावा है पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। ये क्या चीज़ें हैं मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा बाद में कराऊंगी। नंबर 3 पे आ रहा है अर्न लीव सैलरी। अर्न लीव का मतलब होता है कि वो लीव जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। सैलरी अर्न, जो लीव आपने अर्न की है, यानी जिसके बदले में आपको कुछ अमाउंट मिलने वाला है। 4th में है कॉम्पनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब आप समझते हैं अच्छे से, सब बच्चे बिज़नेस लॉ पढ़ चुके हैं या बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं, और उसमें एक चैप्टर था फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें रिट्रेंचमेंट का जिक्र था। हिंदी में हम इसे छंटनी बोलते हैं, यानी कि जब वर्कर्स को फैक्ट्री में से हटा दिया जाता है किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, और वो रीज़न कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन कम हो गया है या डिमांड कम हो गई है और हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास काम जो है वो परमानेंटली कम हो गया है। इन दैट केस रिट्रेंचमेंट की जा सकती है, राइट। तो उस समय भी कुछ कॉम्पनसेशन हमें मिलता है। आप एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो हम कहाँ थे? 5th पॉइंट पे, कॉम्पनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक तो होती है कि बेटा जब, जैसे मान लो हरियाणा गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ 58 ईयर्स कंप्लीट होते ही जो पर्सन है वो रिटायर हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो कई जगह 60 ईयर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 ईयर्स के बाद 60 ईयर्स का होते ही जो है वो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, ठीक है। एक तो होती है वो रिटायरमेंट जो अपने टाइम पर होती है, जो एक पर्टिकुलर एज के बाद होती है। लेकिन एक होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कि जब आप अपनी इच्छा से रिटायर होना चाहते हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मान लीजिए मैं अपने केस लेती हूँ कि मुझे अब आगे जॉब करने का मन नहीं है और मेरी अभी 10 साल की नौकरी रहती है और मैं 10 साल वेट नहीं कर सकती, या मेरे को कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, या मैं कुछ अनहेल्दी महसूस कर रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है जॉब की, या मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं अब यहाँ नहीं कर पाऊँगी। तो देर में बी सो मैनी रीजंस। सो इन दैट केस आई कैन अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। मैं सरकार को कह सकती हूँ या मैं अपने एम्प्लॉयर को कह सकती हूँ कि भाई मुझे तो अब छुट्टी दे दो परमानेंटली। अगर ऐसी कोई स्कीम है तो उसे बोलते हैं VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, राइट। तो जब मैं रिटायरमेंट अपनी इच्छा से पहले ही ले लूँगी, मतलब 58 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले ही ले लूँगी, उसे हम वॉलंटरी रिटायरमेंट कहेंगे, और उस समय भी हमें कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। एंड लास्ट वन इज़ अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो सैलरी के मेन चैप्टर में आपने प्रोविडेंट फंड का जो टॉपिक रीड किया है, जिसमें आपको कई तरह के प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया गया था, जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है, कई तरह के फंड्स हैं ना। तो उन फंड्स में पैसा जब डाला जाता है तो हम सैलरी में ट्रीट करते हैं उसको अपने लेवल पे, लेकिन जब उसमें से पैसा आपको वापस मिलता है तो वो आपको उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम यहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक आगे चार्ट की तरफ मूव। आप एक देख रहे हैं मेरे सामने एक चार्ट खुला हुआ है, चार्ट शोइंग गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर सर्टेन एग्जाम्पशन। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे कि यहाँ एम्प्लॉयज़ को 4 कैटेगरी में बांट रखा है। पहले में स्टेट और सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो हैं ही।
जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पहली कैटेगरी में वो आ जाते हैं। दूसरे में लोकल अथॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी है, डीडी, जैसे आपने कभी सुना होगा डीडीए, डीडीओ, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सब लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जैसे आ रहा है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़, जैसे एलआईसी है, वो आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वो होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक निगम। इनकी स्थापना जो होती है पार्लियामेंट के एक विशेष अधिनियम के द्वारा होती है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हम उसे बोलते हैं जिसकी स्थापना पार्लियामेंट यानी संसद में एक विशेष अधिनियम पास करके की जाती है, दैट इज़ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इसमें एलआईसी का एग्जांपल आप ले सकते हो। उसके अलावा फिर लास्ट में आ रहा है, जो ऊपर की तीनों कैटेगरी में नहीं आए वो लास्ट में आ गए, यानी कि अदर एम्प्लॉयज़। इसका मतलब सारे के सारे एक तरह से प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो गए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे तीन बॉक्स बना रखे हैं। लीव सैलरी जो अभी मैंने ऊपर आपको बताई थी वो, ग्रेचुटी भी आप बता चुकी हूँ और कम्यूटेड पेंशन भी बता चुकी हूँ। हालांकि यहाँ पर तो देखो 6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें से सिर्फ ये 3 क्यों लिए हैं उसका रीज़न बताती हूँ। जब आप ये टॉपिक्स आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके इसको जूम तो नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। जैसे अब आप पहले देखो, जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो तीनों लीव सैलरी के केस में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही माने जाएंगे, ग्रेचुटी में भी, कम्यूटेड पेंशन में भी। कहने का मतलब होता है कि अब आप सोचेंगे कि ये क्या लॉजिक हुआ, दो तो वैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माने जाने की क्या बात है। नहीं, देखो जिसके साथ तो गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है वो तो गवर्नमेंट ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपनी जगह ठीक है, मैं भी मेरी जगह ठीक बोल रही हूँ। बट जहाँ पे अब आप मान लो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय में मैंने पहले ही बोल दिया ना नॉन गवर्नमेंट है, तो देखो हर जगह नॉन गवर्नमेंट लिखा हुआ है। लेकिन जो बीच वाले दोनों हैं ना, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जाएंगे ग्रेचुटी पे, मैंने जानबूझ के ग्रेचुटी का पॉइंट उठाया। ग्रेचुटी में देखोगे ना तो लोकल अथॉरिटी को हम लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट मानते हैं, लेकिन लीव सैलरी में वही लोकल अथॉरिटी वाले नॉन गवर्नमेंट में आते हैं। फिर से बता रही हूँ, ये लोकल अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं आपको, ये लीव सैलरी का जब कैलकुलेशन करोगे तो नॉन गवर्नमेंट में आएंगे, और ग्रेचुटी का करोगे तो गवर्नमेंट में आएंगे, और कम्यूटेड पेंशन का करोगे तो गवर्नमेंट में आएंगे। ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस टेबल से क्या होगा कि आप समझ जाओगे कि कैसे काम करना है। इसका बहुत फ़ायदा आपको आगे होने वाला है, क्योंकि आगे हमें थोड़ा सा ना रट्टाफिकेशन पे जाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको याद करने का एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ। जैसे आपने ऐसे ही कैटेगरी बनानी है, सबसे पहले स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर लोकल अथॉरिटी, फिर स्टैट्यूटरी एंड अदर एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब आपने 3 बनाए हैं ग्रुप, क्योंकि बाकी के 3 मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि बाकी के तीनों में ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी ही नहीं कि किसको गवर्नमेंट मानना है, किसको नॉन गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो वाला पॉइंट ही नहीं है, इसलिए हमने उन तीनों को उठाया ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात जो है, आपको याद कैसे करना है, तो याद करने का सिंपल तरीका, मैंने ये देखो डैश लगा रखा है। इस डैश में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप ना ऐसे ही सोच के, यानी ऐसे सिस्टम बना लेना, जैसे लीव सैलरी पहले ही लिखना है, ग्रेचुटी के बाद में है, और कम्यूटेड पेंशन को बाद में है। मैं आपको ये बॉक्स याद करने का तरीका बता रही हूँ। याद तभी होगा जब आपको उसको थोड़ा सा एक ट्रिकी वे में याद करोगे, और ट्रिक्स में यही होता है। जैसे लीव सैलरी को पहले में, अब जहाँ पे देखो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट तो हमेशा गवर्नमेंट ही रहेगा, गवर्नमेंट हो गया। दूसरे और तीसरे में प्रॉब्लम है, लास्ट वाला और पहले वाला तो बिल्कुल सही है, लास्ट वाला नॉन गवर्नमेंट है और सबसे पहले वाला गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इसमें अब इसको याद करने का तरीका देखिए कैसे मैं बता रही हूँ। पहले गवर्नमेंट, लीव सैलरी में सिर्फ पहला गवर्नमेंट है, ग्रेचुटी में पहले 2 गवर्नमेंट हैं, कम्यूटेड पेंशन में पहले 3 गवर्नमेंट है, बाकी सब नॉन गवर्नमेंट। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू लर्न दिस टेबल, राइट। फिर से बता रही हूँ, आपने क्या करना है, 4 कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ लिखे, 3 बॉक्स बनाए, लीव सैलरी, ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन, बेटा इसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर मान लीजिए तुमने अगर पेंशन को पहले बॉक्स में डाल दिया तो सारा मामला उलट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उसके हिसाब से याद करोगे और वहाँ आप दूसरे तरीके से करोगे। फिर से बता रही हूँ,
फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ पहला ही गवर्नमेंट है, दूसरे में 2 गवर्नमेंट हैं और तीसरे में 3 गवर्नमेंट है। बाकी जो बच गए वो सब नॉन गवर्नमेंट है। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इसमें रट्टा की कोई बात नहीं है। बस आपको रट्टा अगर मारना है तो सिर्फ इसका मारना पड़ेगा, लीव सैलरी, ग्रेच्युटी और कम्यूटेड पेंशन। इसको भी याद करने का तरीका बताती हूँ। लीव सैलरी का पहला L, फिर G, फिर C। अब ठीक है, LGC। तो ये भी शॉर्टकट में याद कर सकते हो आप। थोड़ी सी चीज़ों को बेटा ट्रिक से याद करना होता है। हर चीज़ आप सीधे तरीके से याद नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को ट्रिकी बनाना पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक आज का, जो सबसे पहले है दैट इज़ ग्रेच्युटी। अभी ग्रेच्युटी क्या चीज़ है? ग्रेच्युटी एक पेमेंट होती है जो हमें या तो रिटायरमेंट के समय मिलती है, और किसको मिलेगी? ऑब्वियसली एम्प्लॉय ज़िंदा है तो उसको ही मिलेगी, रिटायर तो वही हुआ है ना। और अगर वो ज़िंदा नहीं है और रिटायरमेंट से पहले ही मान लो उसकी डेथ हो गई है, तो फिर रिटायरमेंट के से पहले जो उसके लीगल ऑनर्स रहे होंगे ना, उसकी डेथ हो गई तो लीगल जो हेयर्स होंगे या लीगल जो उसके नॉमिनीज़ होते हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या जो उस मतलब जिसका उसने नाम दे रखा है कि भाई मेरे जाने के बाद मेरी एब्सेंस में ये लोग काम करेंगे, ये लोग हैं मेरे फैमिली मेम्बर, या मैं अपना पैसा इनको ट्रांसफ़र करना चाहूँगा मेरी एब्सेंस में, वो हो गए हमारे उत्तराधिकारी। तो ग्रेच्युटी का पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू एम्प्लॉय और बिफोर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू द लीगल ईयर्स ऑफ द एम्प्लॉय। याद रखिएगा ये चीज़, उनको ये पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। अब एक पॉइंट और, जो पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का, वो तो जाना चाहिए सैलरी हेड में, है ना, क्योंकि हर वो चीज़ जो मुझे मेरे एम्प्लॉयर से मिलती है वो सैलरी हेड में ही जाती है। लेकिन क्योंकि मेरा और उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, लेकिन अगर इन केस ऑफ सम मिसहैपनिंग एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय के घर वालों को अगर वो ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है, तो किस हेड में जाना चाहिए? तो जाना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसका रीज़न बता देती हूँ। पहला रीज़न है कि उसके घर वालों का और एम्प्लॉयर का, जो उसका एम्प्लॉयर था, उसका आपस में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो तो जिसका था वो तो बेचारा गुजर गया, नंबर 1। नंबर दूसरा जो रीज़न है वो क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही क्यों डालेंगे और किसी हेड में क्यों नहीं डालेंगे? अब आप ज़रा चेक करो मेरे साथ ही, साथ साथ सोचो। पहला सैलरी में तो डाल नहीं सकते क्योंकि हम एम्प्लॉयर से नहीं ले रहे, मतलब एम्प्लॉयर हमारे बंदे का था, वो बंदा तो रहा नहीं, हमें मिल रही है तो हमारा एम्प्लॉयर तो नहीं था ना वो, तो इसका मतलब होता है सैलरी में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बिज़नेस में नहीं जाएगा क्योंकि कोई बिज़नेस नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है, कैपिटल गेन यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं है तो इनकम नहीं है, तो बचा क्या? अदर सोर्सेज, इसलिए अदर सोर्सेज में जाएगा। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका हम कैसे मैनेज करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा या क्या सीन रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना, ग्रेच्युटी का जो भी पैसा मिलता है, याद रखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, अब आप देखो वापस वहीं आ जाते हैं, ग्रेच्युटी के केस में पहले दोनों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान रखा है, लोकल अथॉरिटी भी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। इसीलिए अब ये टेबल का काम आएगा हमारे को। ये टेबल याद करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से मैं तुरंत पता लगा लूँगी कि ग्रेच्युटी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ग्रेच्युटी का अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लोकल अथॉरिटी दिख रहा है आपको, मैंने सर्कल कर रखा है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिख रहा है, और आपको ये यहाँ पे दिख रहा है एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया? तो जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाकी के लोग हैं, बाकी के लोग समझ रहे हैं ना, ये पहले तीसरे और चौथे नंबर वाले लोग, इनके लिए सारी ग्रेच्युटी टैक्सेबल नहीं है, सारी ग्रेच्युटी टैक्स फ्री भी नहीं है, कुछ पार्ट उसका टैक्सेबल है, कुछ पार्ट टैक्स फ्री है। और वो कैसे होगा उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं कि अब हमने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। फिर से बता रही हूँ, गवर्नमेंट केस में तो एग्जेम्पशन हो गई, यानी जितना मुझे 10 लाख मिला, मुझे 20 लाख मिला, सारा का सारा टैक्स फ्री है। राइट, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भैया सारा टैक्स फ्री नहीं है, कुछ पार्ट आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या देना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए फिर 2 पॉइंट्स हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ऐसे एम्प्लॉय जिस पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है।
पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 यानी 72 में बना था ये। तो अगर ऐसे कोई एम्प्लॉई है, मान लीजिए मैं हरियाणा गवर्नमेंट की एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रही हूँ और मुझे ग्रेचुटी मिली है, तो मैं कहाँ आती हूँ, तो मैं ये देखूँगी कि मेरे ऊपर मैं क्या ऐसी एम्प्लॉई हूँ जिसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लागू होता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि लागू होता है या नहीं होता? इसके लिए या तो क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है कि भाई वो ही बताएगा आपको कि भाई ये एम्प्लॉय, एक्चुअली वो एम्प्लॉय नहीं होता है, वो जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रही हूँ ना, उस इंस्टीट्यूशन पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कोर्स दे रखा होगा कि जैसे फैक्ट्री, माइन एंड ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जहाँ पर्सन काम करता है, जहाँ पर्सन एम्प्लॉय है, चाहे वो कौन सी पोस्ट पे है, मैनेजरियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पे है, ठीक है, और वो इंस्टीट्यूशन अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके सारे एम्प्लॉयज़ पर वो लागू होगा। और अगर मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ जिस पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब उसके सारे एम्प्लॉयज़ भी उसकी कैटेगरी के बाहर हो गए, राइट। नॉन गवर्नमेंट तो हैं, लेकिन नॉन गवर्नमेंट में भी दो कैटेगरी हैं, ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होने की और ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई ना होने की। अभी मैं बात कर रही हूँ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होने की। चलिए जी, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एक्चुअली अप्लाई होता कहाँ है, थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। ऐसी संस्थाएं जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पिछले 12 महीनों में यानी कि वही हमारे प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, चाहे एक दिन लगा लो या 365 के 365 दिन लगा लो, राइट, सिंगल डे भी अगर उस इंस्टीट्यूशन में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वर्कर के तौर पे, या जो भी मतलब काम करते हैं, वर्कर भी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मतलब ये कि एम्प्लॉयड है, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे एम्प्लॉयड है, काम कर रही है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होता है। देखो कितना सिंपल सा केस है, ठीक है। अब आपको क्या कर, अब अच्छा हम ये भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे 50 एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो हम आ गए ना पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बार ही 50 आ गए, मैंने बोला ना एक दिन भी अगर काम करते पाए जाओगे ना, तो आप इस एक्ट के अंतर्गत आ जाओगे। मान लीजिए 364 दिन तो वहाँ पर 9 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और एक दिन वहाँ पर 11 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो क्या आप आओगे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में? डेफिनेटली आओगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है सिंगल डे भी, अगर एनी डे बोला उसने, प्रीसीडिंग पिछले 12 महीनों में अगर एक दिन भी आप काम करते हुए मिलते हो वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय, तो आपका इंस्टीट्यूशन, आपका जो भी जहाँ आप काम करते हो ना, वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको नीचे से ऊपर लेके जाऊँगी। सबसे पहले तो जो ग्रेचुटी मिली, ये देखो तीसरे नंबर पे दिख रहा है आपको, मान लीजिए मुझे 10 लाख मिली, मैंने 10 लाख लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे 20 लाख, ये फ्लैट रेट है कि 20 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिल सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं, तो 20 लाख लिख दिया। तीसरे नंबर पे आ जाओ, क्या करना है। तीसरे नंबर के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई है, ध्यान देना। 25 क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। व्हाट इज़ 25? मान लीजिए मैंने उस इंस्टीट्यूशन में 25 साल काम किया है, तो ये वो 25 है। कितने साल जॉब करके मैं छोड़ रही हूँ, कितने साल जॉब करके मैं रिटायर हो रही हूँ, 25 साल जॉब करके मैं रिटायर हो रही हूँ, तो वो 25 ले लो आप, ले लिया। अब ये 15/26 क्या है, 15 दिन की एवरेज सैलरी लेनी है मुझे, 15 दिन की एवरेज सैलरी लेनी है। और 15/26 क्यों लिखा है, 30 क्यों नहीं लिखा है? एक महीने में तो 30 दिन होते हैं ना, है कि नहीं बात। 26 क्यों लिखा है? क्योंकि इस वाली कैटेगरी में जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आते हैं ना, उस कैटेगरी में महीने में हम 30 दिन की बजाय 26 मान के चलेंगे, ठीक है। ये 4000 क्या है, लास्ट में जब आप रिटायर हुई, मान लो मैं जनवरी में रिटायर हो रही हूँ, तो जनवरी से पिछला मंथ कौन सा है, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी कौन सी है, जो सैलरी आपको लास्ट मंथ में मिली होगी ना, वही सैलरी हमारे को उठानी है। ये मेरे को 4000 रुपये लास्ट में सैलरी मिल रही थी, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब आपको बात समझ में आई। नंबर ऑफ़ ईयर्स जो आपने सर्विस की है 15/26, 26 इसलिए क्योंकि महीने में 26 डेज़ मानेंगे, 15 दिन मुझे लेने हैं, और 4000 लास्ट ड्रॉन सैलरी 4000, राइट। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मान लीजिए मेरा आ जाएगा 8 लाख रुपए।
मैंने पहले क्या बोला था, 10 लाख मुझे ग्रेचुटी मिली, 20 लाख वैसे रेट है और 8 लाख मैंने कैलकुलेट करी। 8, 20 और 10 में सबसे कम अमाउंट बताओ मुझे, सबसे कम अमाउंट कितना हो गया, 8 लाख है। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जितनी ग्रेचुटी मिली मुझे 10 लाख, एग्जेम्प्टेड मेरा है 8 लाख, क्योंकि रूल कहता है कि तीनों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट होगा ना वही आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। तो 10 लाख मिली और 8 लाख एग्जेम्प्टेड हो गई, तो कितना टैक्सेबल हो गया, 2 लाख। कहाँ लिखूँ, सैलरी एड में लिखूँ, कहाँ लिखूँ, सैलरी एड में लिखूँ, ठीक है जी। और अगर यही सैलरी घर वालों को अगर यही ग्रेचुटी घर वालों को मिलती तो कहाँ लिखते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखते। समझ में आया जी मेरी बात, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब आप इसको ना, ये 1-2 चीज़ें और मैंने लिखी है। लास्ट ड्रॉन सैलरी समझ में आ गया, जो लास्ट में आपको सैलरी मिलती है, लास्ट में 1 महीने की जो सैलरी है, लास्ट वाले मंथ की सैलरी है मतलब, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने वहाँ पे जॉब की है 25 साल 5 महीने, तो मैं क्या करूँ, 25 ही करूँ या 25 साल 5 महीने को मैं 25 साल 5 महीने लिखूँ? नो, एक तो महीने लिखने ही नहीं है आपने, ठीक है। महीनों को तो आपने या तो 1 मान लेना या नहीं मानना। इसमें क्या करना है, ध्यान रखना, 6 महीने या इससे ज़्यादा का समय होगा तो पूरा 1 साल मान लेना। अभी मैंने बोला 25 साल 5 महीने, तो मैं 25 ही मानूंगी। अगर कहता ना 25 साल 7 महीने या 25 साल 6 महीने 2 दिन या 25 साल 6 महीने भी, देन मैं इसको 26 साल मान लेती, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ भी क्यों बोलो, पार्ट ऑफ द ईयर हो गया ना एक तरह से। 6 महीने तो पार्ट ऑफ द ईयर हो गया, तो उसको अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा का है तो उसको 1 साल मान लेना है, 6 मंथ से कम का है तो छोड़ देना, राइट, ठीक है जी हमारा सीन। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी समझ में आ गया। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये लिखा हुआ है, मोर देन 6 मंथ्स को 1 साल मान लेना, इसका मतलब लेस देन 6 को, या मतलब 6 पूरा भी हो ना तो भी आपको 1 साल मान लेना है उसको, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इस पैराग्राफ में कुछ और आ रहा है कि पीस रेट एम्प्लॉई है तो आपको 15 दिन की सैलरी के लिए लास्ट वाली सैलरी नहीं लेनी है, बल्कि लास्ट के 3 महीने की सैलरी का एवरेज लेना है। फिर बता रही हूँ, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पीस रेट एम्प्लॉय क्या होता है। मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री में काम करती हूँ और मुझे जो सैलरी है टाइम के हिसाब से नहीं मिलती है, मुझे वेजेस टाइम के हिसाब से नहीं मिलती है कि 1 महीना काम करो तो 2000 मिल जाएंगे। नो, मुझे जो वेजेस मिलती है वो मेरे काम के हिसाब से मिलती है कि 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना पर डे, तो यूनिट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि प्रोडक्शन के हिसाब से मिलेंगे, आपको समय के हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं पीस रेटेड एम्प्लॉय, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस, उसके बेस पर मिलते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ओके। इसमें क्या करना है, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, ये जो 15/26 गुना 4000 मैंने किया ना, ये 4000 क्या था, लास्ट मंथ की सैलरी थी। अब आपने क्या करना है, लास्ट की 3 महीने की सैलरी टोटल लो, लास्ट की 3 महीने की सैलरी मान लीजिए, लास्ट के 3 महीने की सैलरी बनती है मेरी, एक महीने की है मेरी 3000, दूसरे महीने की 4000, तीसरे महीने की 5000, 3, 4, 5, यानी कि 3 और 4 7, 7 और 5 आपका 12, तो 12,000 तीनों महीनों की टोटल सैलरी हो गई। और उसको मैं एवरेज करूँगी 3 महीने से, तो बाई चांस वो 4000 बन रहा है, वरना 4000 वो अलग बात है कि ज़्यादा कम बन सकता था, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपका पीस रेट एम्प्लॉय का केस है तो आप 15 डेज़ की सैलरी का जो एवरेज करोगे वो लास्ट मंथ की सैलरी नहीं उठाओगे, आप 3 मंथ्स की सैलरी लोगे लास्ट वाली और उसका टोटल करोगे, उसका एवरेज करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, देन आपकी जो सैलरी आएगी ना वो उठानी है आपने। बाकी सारे केसेस सेम है, ओके जी, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ जो कवर्ड नहीं हैं हमारे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। मैं इसके लिए थोड़ा सा अब आपको ना नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद था आपको पहले बेस क्लियर कराना। अगर आपका ये फर्स्ट वाला हेड क्लियर हो जाता है ना, तो सेकंड के लिए मैं आपको सीधा इस टेबल पे ले जाऊंगी जो बड़ी शॉर्टकट सी है और आपको अब इजीली समझ में आएगी। मैं वापस आपको ले जाती हूँ, पर देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। अच्छा, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी समझ गए ना, वो ग्रेचुटी जो या तो रिटायरमेंट के समय मिलेगी या डेथ के समय मिलेगी, इसीलिए इसका नाम है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। और इसके बारे में फिर से बता रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ही तो होगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, देखो यहाँ पे नील है, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय, ठीक है। कवर्ड बाय में मैंने क्या बोला था,
ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख, और उसके बाद 15 दिन की सैलरी, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये 7 डेज़ की सैलरी भी कहीं कहीं नज़र आ रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ सीजनल काम होता है, जैसे फैक्ट्री में ऐसी कोई है जो फैक्ट्री जो है ना सीजनल काम करती है, मतलब किसी किसी सीज़न में काम ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उसको हम सीजनल, जैसे एग्रीकल्चर का काम है, एग्रीकल्चर बेस्ड है फैक्ट्री है तो सीजनल हो गई, है ना। चीनी की फैक्ट्री है, अगर चीनी का उत्पादन जिन दिनों में होता जिन दिनों में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है उन्हीं दिनों में चीनी की फैक्ट्री में काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सीजनल ही हो गया ना एक तरह से। ऐसे केस में 15 दिन की सैलरी की बजाय आप 15/26 की बजाय आपने 7/26 करना है, 7/26 करना, ये ध्यान में रखिएगा। अब वो फिर आ जाए इसके ऊपर दोबारा से, ग्रेचुटी रिसीव 20 लाख और 15 दिन की सैलरी या 7 डेज़ की सैलरी इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, लीस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड, और जितनी ग्रेचुटी मिली उसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो माइनस करेंगे, बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और 15 दिन की सैलरी मैंने आपको बता दी है, जो सैलरी लास्ट ड्रॉन होती है वो लेनी है, और पीरियड के लिए 6 महीने से ज़्यादा के समय को 1 साल ले लेना है, और मैटरनिटी लीव ऑफ 26 वीक्स विल बी ट्रीटेड एज ए पीरियड ऑफ सर्विस। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, कई लेडीज़ काम करती हैं जैसे फैक्ट्रीज़ में या कहीं कहीं, तो मैटरनिटी लीव भी लेती हैं वो, तो 26 वीक्स की जो मैटरनिटी लीव होती है ना उसको भी सर्विस का पार्ट माना गया है। मतलब वो हालांकि जैसे वो बेबी होता है जब किसी लेडी का, वो मैटरनिटी लीव पे होती है, अगर 26 वीक्स तक की जो लीव लेके घर पे बैठी है तो भी उसको सर्विस का ही पार्ट माना जाता है, मतलब ये मान के चलते हैं कि वो सर्विस में ही है, वो जॉब कर रही है, ठीक है। और सैलरी का मतलब, हाँ एक ये पॉइंट रह गया था हमारा यहाँ पे, ये देखो आपने जो लास्ट मंथ की सैलरी ली थी ना, उस सैलरी में डालना क्या क्या है, बेसिक सैलरी डालनी है बेटा, और डियरनेस अलाउंस डालना है हर हालत में, डियरनेस अलाउंस हर हालत में जोड़ना है, अगर दे रखा है तो, नहीं दे रखा तो एक अलग बात है, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, ये समझाना था मैं अब आपको दोनों का साथ साथ डिफरेंस समझाती जाऊंगी, उससे आइडिया भी हो जाएगा। नंबर 3 में ग्रेचुटी रिसीव्ड, नंबर 3 में ग्रेचुटी रिसीव्ड, समझ में आया। सेकंड में 20 लाख, सेकंड में 20 लाख, इसका मतलब 2 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे 15/26 किया था बेटा, यहाँ पे 15/30 ही करना है। यहाँ पे महीने में 30 दिन मानने हैं, यहाँ पे महीने में 15 मतलब 26 दिन मानने हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है 15 दिन की सैलरी, और यहाँ लिखा हुआ है 1/2 मंथ सैलरी। अभी पढ़ने वाले सोचेंगे कि क्या बेवकूफ़ है लिखने वाला, कि यहाँ पे भी 15 दिन लिख सकता था या यहाँ पे भी 1/2 लिख सकता था, बट वहाँ पे उसने 15 दिन, पता है क्यों लिखे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो महीने के 26 दिन काउंट कर रहा है। यहाँ पे 1/2 क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो 30 दिन बाय डिफ़ॉल्ट मानकर चल रहा है, तो यहाँ पर 15/30 करना है आपको, ठीक है। दूसरी बात जो डिफरेंस है कि 15 दिन की सैलरी यहाँ पे जो लास्ट वाली है उसका एवरेज लेना है, यहाँ आपने क्या करना है, पिछले 10 महीने की सैलरी लेके उसका एवरेज करना है, पिछले 10 महीने की सैलरी, जैसे अभी पीस रेट में हमने पिछले 3 महीने की सैलरी ली थी ना, यहाँ पर तो पिछले 10 महीने की सैलरी, मान लो मैं जनवरी में रिटायर होती हूँ तो मैं दिसंबर से काउंट करूँगी, दिसंबर से लेकर पीछे आगे पूरे 10 महीने तक की सैलरी लूँगी और उसको मैं टोटल करूँगी। प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट, कौन से मंथ की, जो रिटायरमेंट से एकदम पहले के होंगे, राइट। यहाँ पे सैलरी जो लास्ट में आपने ड्रॉ की है वो लेनी, यहाँ जैसे जनवरी की सैलरी ले लेने, क्योंकि जनवरी में मैं रिटायर हूँ तो लास्ट में जनवरी की सैलरी मिली ना। यहाँ पे मैंने क्या करना है, अगर जनवरी में मैं रिटायर हो रही हूँ ना तो उससे ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी लेनी है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ 6 महीने से ऊपर को पूरा साल ले लेना, यहाँ 6 महीने सब छोड़ देने हैं। अगर 25 साल मैंने 9 महीने भी काम किया ना तो 25 ही काउंट करूँगी, 9 महीने को छोड़ दूँगी, राइट। और तीसरी चीज़, यहाँ पे सैलरी में 2 चीज़ें ऐड करनी है हर हालत में, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस। यहाँ पे बेसिक पे तो है ही है, लेकिन डियरनेस अलाउंस तब ऐड करना है अगर वो रिटायर सेवा की शर्तों के अनुसार हो, अदरवाइज़ नहीं करना। और तीसरा, यहाँ पे कोई कमीशन का जिक्र नहीं है, यहाँ कमीशन का जिक्र है। और इसको देखकर आपको याद आएगा कि मैंने HRA का कैलकुलेशन जब आपको सिखाया था हाउस रेंट अलाउंस का, उस केस में भी सैलरी का मतलब यही था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बात। अब इसके बेस पे यहाँ तक आपका अगर पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी।
ये वाली कैटेगरी मैंने आपको डिफरेंस में समझा दी है, इसमें वही बातें हैं जो मैं लिख रही हूँ। एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की हो गई, सब ठीक हो गया ना। एक पॉइंट बेटा यहाँ पे और है, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए मैं हरियाणा गवर्नमेंट के यहाँ जॉब कर रही हूँ, ठीक है, और मैं रिटायर हो गई 58 ईयर्स में, मुझे ग्रेचुटी मिली 15 लाख की, तो मेरे लिए तो वैसे भी टैक्स फ्री है, वो ख़त्म होगी कहानी। फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया, रिटायरमेंट से एकदम बाद मैंने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। प्राइवेट कंपनी तो आपको नौकरी दे सकती है ना, वहाँ ज्वाइन कर लिया और वहाँ मैं 2 साल बाद फिर रिटायर हो गई और वहाँ पे मेरे को ग्रेचुटी मिली 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब वहाँ टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? होगी, लेकिन वही वाली बात है ना, कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा। तो उसका मैं बिल्कुल कैलकुलेशन कैसे करूँगी? प्राइवेट है तो देखूँगी कि मेरे उस इंस्टीट्यूशन पे क्या लागू होता है, ये या ये। जहाँ पे जो चीज़ लागू होगी मैं वहीं जाऊँगी लेके, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। इस पॉइंट का मकसद एक और बताना है। मान लीजिए मेरी पहली नौकरी हरियाणा गवर्नमेंट की थी नहीं, मैं पहली नौकरी में किसी कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ मुझे 10 लाख रुपए ग्रेचुटी मिली, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आता था बाय चांस, और वहाँ पर मेरी एग्जम्पशन जो हुई ना वो 2 लाख की हो गई, मेरी एग्जम्पशन 2 लाख की हो गई। उसके बाद नौकरी मेरी ख़त्म, फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे फिर मुझे ग्रेचुटी मिली रिटायरमेंट के समय। अब जो बताने वाली बात है वो ये है, मान लीजिए बाई चांस वो वाला मेरा कंपनी इसमें आ गई, इसमें भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो आपकी मर्ज़ी है, एग्जाम्पल सेट करना कोई भी कर सकते हो। यहाँ पर जब मैं करूँगी ना तो 20 लाख की बजाय बेटा 2 लाख माइनस करके 18 लाख लिखूँगी। ये आपका पॉइंट ये कह रहा है कि व्हेन यू आर गेटिंग ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट जो 20 लाख की थी वो अगली बार में 20 लाख में से उतने पैसे कम कर देना जितने की एग्जेम्पशन आप बच्चा पहले ले चुके हो, राइट। ठीक है जी। इसको मैं आपको एक छोटा सी बात एग्ज़ाम्पल में एक चीज़ थी, देखती हूँ शायद मिल जाए तो। एक एग्ज़ाम्पल था, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, मैं पूरा नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको उस पॉइंट पे लेके जा रही हूँ। सीलिंग लिमिट, सीलिंग मतलब क्या होता है कि एक सील कर दिया, मतलब एक तरह से जहाँ पे मतलब एक आपकी लिमिटेशन लगा दी है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेस द अमाउंट। इसमें क्या था कि इस बंदे को एक जगह से ज़्यादा एक से ज़्यादा जगह ग्रेचुटी मिल गई, तो इसने क्या किया, इसको 20 लाख थी ना टोटल, इसको 1.5 लाख, मेरे ख्याल से 15 लाख की है कि ना, 1.5 लाख की इसको पहले एग्जाम्पशन मिल चुकी है। तो ये लेस करने के बाद इस बार इसको अब 18 लाख 50 हज़ार की ही एग्जाम्पशन में लिमिट आई है। देखो, अमाउंट रिसीव्ड हाफ सैलरी, और सीलिंग लिमिट 20 लाख की बजाय 18 लाख 50 हज़ार है, क्योंकि 1.5 लाख की एग्जाम्पशन वो पहले ले चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब आप इसको पहले सारी एक बार थ्योरी चेक करेंगे, उस थ्योरी के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल पे ले जाऊंगी, या कोई भी एक एग्जांपल सेट करेंगे फिर आगे पॉइंट पे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।